हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगनर्स कॉस्मोस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा आप सभी जानते हैं, सबके लिए सबको तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। जो D++ की PRT की वेट कर रहे थे, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन की आ गई हैं। अब आप उसकी तैयारी में लग जाइए। उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल निभाती है वो है हमारी साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो आता है टोटल आपका 100 मार्क का, जिसमें से कि आपका सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हैं आपके NIOS से, राइट। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए एक NIOS सीरीज़, NIOS की सारी जितनी भी बुक्स हैं वो मैं आपको करवाऊँ। और ये जो मैं आपको करवा रही हूँ, ये डायरेक्ट मैंने वेबसाइट से बुक डाउनलोड करी है, फिर उसका प्रिंट आउट निकलवा के देन मैं आपको वहाँ से करवा रही हूँ। मैं किसी भी बुक की समरी नहीं करवा रही मैं आपको, जिससे कि आपका कुछ छूटे नहीं, ठीक है। जो शुरू करने से पहले जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि NIOS का जो DLED का बुक है वो टोटल 10 है, और हर बुक का नाम दे रखा है 501, 502, 503, 50, इस तरीके से करके ये 5010 तक है। तो टोटल इसमें 10 बुक्स हैं, ठीक है। किसी में 9 चैप्टर्स हैं, किसी में 8, किसी में 12 भी हैं। जैसे मैं आपको 501 की बात करूं तो इसको जितने भी इसमें बुक्स हैं ना, उन सभी को ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया। जैसे 501 है, इसको 3 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ब्लॉक फर्स्ट, ब्लॉक सेकेंड एंड ब्लॉक थर्ड। और फिर इसे ये ब्लॉक को फिर इन ब्लॉक्स को चैप्टर में डिवाइड किया गया। जैसे इस ब्लॉक में 4 चैप्टर है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है। तो कुल मिला के आप इसको बोल सकते हैं इसमें टोटल 10 चैप्टर है। ब्लॉक्स को हिंदी आप इकाई बोल दो या आप यूनिट बोल दो, जैसे कि सारी बुक्स में होता है ना कि यूनिट होता है, उसके बाद डिवाइड होते हैं चैप्टर्स। तो उसी तरीके से इसमें यूनिट है, 502 में अलग है, 3 में, 4 में, इस तरीके से 10 तक अलग है। तो मैं आपका आज शुरू करवा रही हूँ 501 है, जिसका नाम है भारत में, ये NIOS का वेबसाइट से डाउनलोड की गई बुक है, ठीक है। भारत में प्रारंभिक शिक्षा, एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। ब्लॉक 1, भारत में प्रारंभिक शिक्षा। अब देखो, अब देखिए इसमें टोटल ना ये 3 ब्लॉक्स हैं। इसमें आपको टोटल 10 चैप्टर्स हैं। उनके नाम और उनके नंबर सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। ये जो बुक है ये पूरी आपकी 501 है, जिसमें कि तीनों ब्लॉक्स हैं और 10 के 10 चैप्टर हैं, ठीक है। तो चलिए हम आज का अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 1। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि हर चैप्टर में ना प्रस्तावना है, और प्रस्तावना के बाद एक हमारा ये अधिगम उद्देश्य है जो कि सब में है। इसे मैं आपको चैप्टर्स में नहीं पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि प्रस्तावना में बस इतना दे रखा है कि आप आगे क्या करने वाले हो, ये प्रस्तावना में है। और अधिगम उद्देश्य में है कि आप आगे आने वाले चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या करने में सक्षम हो जाओगे, ये इसमें लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ने में, इसको पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये पहला है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ। जैसे इसमें क्या है, यह इस पाठ्यक्रम की प्रथम इकाई है। यह इकाई आपको प्राचीन समय से आरंभ करके स्वतंत्रता पूर्व काल तक के भारतीय शिक्षा के संक्षिप्त ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से अवगत कराएगी। इस इकाई में आप क्या पढ़ने वाले हो कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी वो पहले, स्वतंत्रता से पहले कैसी थी, यानी कि स्टार्टिंग कैसे हुआ, और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद तक ये किस तरीके से चली, इसमें क्या क्या पॉलिसीज आए, एंड मतलब इसी तरीके की चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो, ठीक है। बाकी आप एक बार इसको पढ़ लेना। जो हाईलाइट है मैं पढ़ देती हूँ। किसी भी सभ्यता का संस्कृति, भाव तथा राष्ट्र के आदर्श उनके द्वारा अनुसरित शैक्षिक संस्थाओं के द्वारा प्रतिबिंबित होती है। कहना क्या चाह रहा है कि जो हमारी शैक्षिक संस्थानें होती हैं, यानी कि जहाँ बच्चे शिक्षित होते हैं, उनसे ही हमारी देश के कल्चर और हमारी सभ्यता का पता चलता है। भारतीय शिक्षा प्रणाली भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ी हुई है। मैंने पहले ही अंडरलाइन कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, जो आपको पढ़ाने में कोई भी ऐसे पॉइंट आप छोड़ूंगी नहीं जो इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। और इसके साथ अगर आपको न्यू NCERTs भी चाहिए होंगे तो आप मुझे बताना, मैं दोनों ही अपलोड कर दिया करूँगी। इस इकाई में आप प्राचीन भारत के शैक्षिक पद्धतियों की संक्षिप्त समीक्षा कर सकेंगे। उसके बाद ये उद्देश्य है कि इसको पढ़ने के बाद आप क्या क्या समझने के और मतलब क्या क्या नॉलेज आपको हो जाएगी, क्या क्या पता पाएंगे आप। काल में शिक्षा को स्व उत्थान की एक प्रक्रिया समझा जाता था, जो जन्म से मृत्यु उपरांत चलती रहती थी। प्राथमिक शिक्षा में यह जीवन जीने और दैनिक क्रियाकलाप संपादित करने की शिक्षा थी, और अंततः संभवतः इसे औपचारिक शिक्षा की एक अलग अवस्था नहीं माना गया। यह जीवन की तैयारी थी, यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा होती थी वो घर में ही दी जाती थी।
वो बाहर नहीं जा, मतलब उसके लिए कहीं बाहर जाना नहीं होता था, क्योंकि देखो उस समय गुरुकुल वाला प्रचलन था, तो जहाँ बच्चे रहा करते थे, ये स्कूल वाला नहीं था कि आप जाओ सुबह जा रहे हो दोपहर में आ रहे हो। वहाँ पे बच्चे रहते थे पूरे सुबह से लेके मतलब पूरे रात भर, साल 2 साल 3 साल 4 साल इस तरीके से बच्चे वहाँ पे रहते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। तो छोटे बच्चों को छोड़ना तो पॉसिबल नहीं था, तो उन छोटे बच्चों को घर के माहौल में ही शिक्षा दिया जाता था। घर, समाज, आपका आस पड़ोस, उनके द्वारा ही शिक्षा प्रदान किया जाता था। तो ऐसे कोई औपचारिक शिक्षा व्यवस्था उस समय नहीं थी। ठीक है। भर्तृहरि ने नीति शतक में कहा है कि शिक्षा के बिना हम पशु के समान है। ये DSSB में एक बार क्वेश्चन आया था कि इसमें पूछा हुआ था कि ये वाला स्टेटमेंट दे दिया था कि नीति दशक में कहा है शिक्षा के बिना हम पशु के समान है, किसने कहा है? तो ऑप्शन दे रखे थे इसमें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भर्तृहरि ने कहा है। उसके बाद ये श्लोक है, संस्कृत में दे रखा है, पढ़ना चाहो एक बार पढ़ लो, वरना ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है शिक्षा का शुभारंभ उपनयन संस्कार से होता था तथा लड़के और लड़कियां दोनों को शिक्षा का अधिकार था। उपनयन संस्कार यानी कि जनेऊ, जब बच्चों को भेजा जाता था गुरुकुल में तो उससे पहले उनका जनेऊ कराया जाता था, जिसमें कि बच्चों को पूरा गंजा किया जाता था, उन्हें जनेऊ पहनाया जाता था। गुरु से शिक्षा लेते थे बच्चे। अगर आपने रामायण देखी होगी तो आपको पता होगा कि जब सारे बच्चे, सारे जो चारों भाई थे, राम जी और उनके तीनों भाई जब गुरुकुल जा रहे थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो उनका उपनयन संस्कार हुआ था। उसके बाद उन्हें उनके गुरु वहाँ से लेकर गए थे। और उस समय जब उस टाइम पे लड़कियां और लड़के दोनों ही शिक्षा ग्रहण करते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ लड़कों का शिक्षा पे अधिकार था। इतिहास में विख्यात विदुषी महिलाओं जैसे गार्गी, अत्रेयी, कौशल्या, तारा, द्रौपदी इत्यादि के उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने शिक्षा ग्रहण करी है। तो शिक्षा था हमारी। बाद में लोगों, जो भारत में दूर दूर से लोग आ रहे थे और राज कर रहे थे और कब्जा कर रहे थे, उन्होंने हमारी संस्कृति को पूरा पलट दिया और उस पर अपना बैनर लगा दिया और हमारी संस्कृति को खराब करने का पूरा पूरा श्रेय जाता है। और हम लोग आज भी वैसी चीज़ को मानते हैं। निम्न स्तर की शिक्षा दैनिक सांसारिक जीवन से संबंधित क्रियाकलाप तथा सामाजिक अनुक्रिया के लिए आयोजित की जाती थी, जिसका उद्देश्य अपनी तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पारिवारिक व्यवसायों के लिए तैयार करना था। क्या कहना चाह रहा है कि निम्न स्तर की शिक्षा क्या थी? ऐसी शिक्षा जिसमें कि जो अपने घर का बिजनेस है उसी को चलाना। जैसे अगर एक दुकान वाला है और आगे चल के उनका बेटा भी या बेटी उसी दुकान को चलाती है, तो जो दुकान वाला है वो अपने घर में ही अपने बच्चों को बता देगा किस तरीके से दुकान चलाया जाता है। उसमें किसी की ऐसे बाहरी वालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी अलग शिक्षा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी शिक्षा को निम्न स्तर शिक्षा का नाम दिया गया, जिसमें कि आसपास अपने सांसारिक जीवन को जीने के लिए और व्यवसाय जो अपना उनका फैमिली वाला व्यवसाय उसमें लगने के लिए घर में ही दी जाती थी। और उच्च शिक्षा किसे कहा गया है? उसके अंतर्गत कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ना आता है, जैसे व्याकरण, इतिहास, पौराणिक कथाएं, वेदों, तर्क संगत, राज्यतंत्र, युद्ध कला या विज्ञान, ललित कला इत्यादि का गहन इसमें सम्मिलित है। जो पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट पढ़ता था अलग से, उसको उच्च शिक्षा या उच्च स्तर की शिक्षा की उपाधि दी गई थी उस समय पे। जीवन की चारों अवस्था, हिंदू धर्म में जीवन की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानाश्रम और वानप्रस्थाश्रम तथा संन्यास आश्रम। अब ये चारों अवस्था अलग अलग होती है। हर जो इंसान शिक्षा ग्रहण करने, यानी कि आप एक मान लो पैदा होने के बाद से लेकर उसका मरणोपरांत तक, ये 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ब्रह्मचार्य अवस्था में पुत्र के रूप में जब वो शिक्षा ग्रहण करता है। गृहस्थाश्रम में क्या होता है? एक पति के रूप में जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी निभाता है, पति बनता है। ठीक है। उसके बाद वानप्रस्थाश्रम, इसमें क्या है? इसमें वो मतलब रिटायरमेंट की एज में आ जाता है, उसकी जिम्मेदारियां बहुत कम हो जाती हैं, पिता बन जा चुका होता है ऑब्वियस है। तो इस स्टेज को बोला गया है वानप्रस्थ आश्रम की। अब आ जाओ, अब मुक्ति की ओर आ जाओ। अब लास्ट में है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम जैसे कि जैसे आपके संत हो गए, संतों को देखा है आपने, जो पूरा घर वर सब कुछ त्याग के अपना पूरा सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं, उनको संन्यास आश्रम कहा गया। जिसमें कि कोई जैसे आपके, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, जैसे आपके प्रेमानंद महाराज हो गए, तो उनको बोला जाएगा कि वो इस अवस्था में है, संन्यास आश्रम वाली अवस्था में। ठीक है, समझ गए आप? और कर्तव्य को माता पिता के रूप में, बस इतना ही। चौदह विधाओं, विद्वता संबंधी विज्ञान तथा 64 कलाओं, कला संबंधी दैनिक जीवन, नित्य क्रिया संबंधी कार्य शिक्षा के अभिन्न अंग होते थे। अध्ययन के लिए विद्यार्थी को अपनी रुचि के विषय चुनने का पूरा मौका दिया जाता था। जो विद्यार्थी वेदों का अध्ययन करते थे, वेद, 4 वेद पता है ना आपको कौन कौन से, उनके लिए शिक्षा स्मृति का यांत्रिक प्रशिक्षण था। यानी कि स्मृति, यानी कि अगर आप वेद पढ़ रहे हो, जो बच्चे पढ़ते थे, स्मृति यानी कि
वो याद रखना पड़ता था, माइंड में उसको, जो पढ़ रहे हैं उसको माइंड में याद रखना पड़ता था। क्यों? देखो, उनसे अपेक्षा थी कि वह समस्त साहित्य, सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक धरोहर को कालांतर में मात्र स्मृति की सहायता से उनके शुद्ध रूप में प्रशिक्षित रखे तथा उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुँचाए। क्या था, क्या कह रहा है कि वो याद रखते थे, स्मृति यानी कि याद रखते थे, ताकि अगली पीढ़ी को वो एज इट इज़ वैसी ही चीज़ें बता सके जैसे कि उन्होंने सुनी है। अब इसके पीछे की वजह क्या थी? देखो, स्मृति का सहारा इसलिए लिया जाता था क्योंकि उस समय ज्ञान प्रशिक्षण के लिए कागज़ या प्रिंट मुद्रण जैसी कोई साधन उपलब्ध नहीं होते थे, इसीलिए याद रखना पड़ता था। और ये ना मतलब अपनी स्मृति में याद रख के आपको आगे अगली पीढ़ी को बताया जाता था और इस तरीके से शिक्षा दी गई थी। इसीलिए बहुत सी चीज़ें ना चेंज भी हो गई है स्टार्टिंग में। अब एज इट इज़ देखो, याद रखना बहुत 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 मुश्किल है, एक एक वर्ड। तो कुछ चीज़ों को उसमें मिला दिया गया, आगे फिर कुछ चीज़ों को और मिला दिया। इस तरीके से हमारी संस्कृति में बदलाव किए गए हैं, ठीक है। इसमें किसी की गलती नहीं है, ये नेचुरली है। तो उस भारतीय प्राचीन काल में गुरु की अवधारणा, उस समय गुरु की क्या अवधारणा थी? तो प्राचीन काल में शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली थी। गुरुकुल में पढ़ते थे, सुना ही होगा आपने, अगर आपने रामायण देखी तो आपने ये वर्ड पढ़ा ही होगा, और ऑब्वियसली सीटेट वगैरह में आपने खूब किया होगा अपने कोर्स में। एक निश्चित अध्ययन अवधि के लिए विद्यार्थी को गुरुकुल के साथ रहना पड़ता था। एक निश्चित अध्ययन अवधि के लिए विद्यार्थी को गुरु के साथ रहना पड़ता था। गुरु का आश्रम एक प्रकार का बोर्डिंग स्कूल, जैसे आज का बोर्डिंग विद्यालय स्कूल हो गया है, जिसमें कि बच्चे जाके रहते हैं, वहीं खाना पीना रहना वहना सब कुछ उनका वहीं होता है, ठीक है। होता था। प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वह निर्धन हो अथवा धनवान हो या किसी उच्च घराने के संबंध रखता हो, या एक साथ रहना पड़ता था। सभी के साथ एक जैसा ही व्यवहार होता था, कोई पक्षपात नहीं होता था। जो अमीर है गरीब है सब आओ पढ़ो, कोई पक्षपात नहीं होगा। आपको स्मरण होगा कि कृष्ण और सुदामा दोनों एक साथ गुरुकुल में रहते थे, दोनों बेस्ट फ्रेंड भी थे। गुरुकुल में शिक्षा निःशुल्क थी, परंतु गुरुकुल को चलाने के लिए सभी भिक्षा के रूप में मांगनी पड़ती थी। चलाएंगे कैसे? वैसे तो निःशुल्क थी, फीस थी नहीं, पर चलाने के लिए कुछ तो पैसे चाहिए होंगे, कुछ तो चाहिए होगा, तो भिक्षा मांगते थे उस समय, जिससे उनमें विनम्रता तथा विद्यार्थी के रूप में उनकी सहायता करने के लिए समाज के प्रति कृतज्ञता जैसे गुण का विकास होता था। गुरु गुरुकुल का मुखिया होता था, जो सभी विद्यार्थियों के लिए पिता समान होता था। गुरु गुरुकुल का मुखिया होता था, जो सभी विद्यार्थियों के लिए पिता समान, माता पिता या संरक्षण के समान व्यवहार करता था। वह विद्यार्थी को उनसे बिना किसी अपेक्षा के शिक्षा प्रदान करता था। गुरु के लिए शुल्क लेना वर्जित था या निषिद्ध था, मतलब आप किसी भी तरीके के पैसे गुरु नहीं ले सकता है, ठीक है। फ्री में शिक्षा देना, विद्यादान उनकी दृष्टि में सर्वोत्तम दान समझा जाता था। और ज्ञान के बेचने का जो विचार निंदनीय समझा जाता है, मतलब पैसों से कि आप ये कोर्स कर लो तो मैं आपको मतलब 10 लाख में ये कोर्स कर लो, 1500 में ये कोर्स कर लो, ये उस समय बिल्कुल ही निंदनीय, यानी कि निंदा का योग्य माना जाता था उसे, जो ये पैसे लेने का या उसे बेचने का काम करे। गुरुकुल चलाने के लिए राजा, लोकोपकारक व्यक्ति तथा समाज के धनाढ्य वर्ग दान देते थे। गुरु दक्षिणा के फलस्वरूप भी कुछ सहायता मिल जाती थी, जो विद्यार्थी अपनी शिक्षा प्राप्त करने के अंत में गुरुकुल छोड़ते समय गुरुकुल को अपनी श्रद्धा के समान सहायता कर देते थे। मतलब कोई कंपलसरी नहीं था और ना ही कोई लिमिट थी कि तुमको इतना देना है या उतना देना है। तुमको जो मन है, तुम्हारे पास 10 रुपये तुम 10 रुपये दे दो, तुम्हारे पास 100 रुपये तुम 100 रुपये दे दो, तुम्हारे पास कुछ और चीज़ है तुम वो दे दो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं था, ठीक है। गुरु के रूप में केवल उसी व्यक्ति की पहचान और नियुक्ति तथा आदर होता था जो वास्तव में एक विद्वान, एक उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध व्यक्ति समझा जाता था। जैसा आप सभी जानते हैं, भारत में बहुत पुरानी गुरु शिष्य परंपरा रही है। गुरु को उसके स्वार्थ सहित रहित सेवा के लिए समाज में सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता था और यहाँ तक कि राजा भी गुरु का सम्मान करते थे। गुरु को माता पिता से भी बढ़कर माना जाता था तथा एक गुरु का दर्जा देवताओं से भी बढ़कर था। इसीलिए सभी गुरु के चरण छूते थे, चाहे वो राजा हो, रंक हो, कोई भी हो। गुरु जो ज्ञान दे रहा है, जो समाज में बदलाव ला रहा है, उसका दर्जा भगवान से ऊपर समझा जाता था पहले के टाइम पे। अब के टाइम पे ना तो देखो गुरु ऐसे हैं ना ही शिष्य ऐसे हैं, सब बदल चुके हैं। ये श्लोक आपने बहुत सुना होगा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा, गुरु ही सबसे बड़ा, गुरु ही परम ब्रह्मा है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन गुरुओं को मेरा सत सत नमन। विद्यार्थी जो हर समय विद्या का ग्राही हो। विद्यार्थी का क्या मतलब था? क्या मतलब था विद्यार्थी का? जो हर समय विद्या का ग्राही हो, विद्या ग्रहण करने के लिए तत्पर हो, ऑलवेज, आजीवन।
ये हमारे आज के L3 टीचर की अवधारणा लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अनुरूप है। L3 के बारे में आपने सुना होगा, अभी आगे इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे आगे आने वाले चैप्टर में। L3 यानी कि 3L, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अनुरूप है कि ज़िंदगी भर आप सीखते ही रहोगे। एक गाइड द साइड नो सेज ऑन द स्टेज समझा जाता था, अर्थात वह एक साथी के समान मार्गदर्शक था, ना कि मंच पर विराजमान महात्मा। यानी कि जब वो कुछ सिखाएगा तो वो खुद उन बच्चों के साथ वो चीज़ करेगा, ठीक है, ना कि एक बैठ के डेस्क पे ऑर्डर देगा। आज भी वैसा कर दिया गया है, बीच में ऐसा नहीं था। बीच में यही हो रहा था कि वो टीचर्स बैठ के कुर्सी पर और बच्चों को पढ़ाने लग रहे थे, उनके साथ लगते नहीं थे। पर आज के टाइम पे चीज़ें चेंज हो गई हैं। जब विद्यार्थी की संख्या अधिक हो जाती थी तो गुरु अपने पुराने वरिष्ठ तथा प्रतिभाशाली शिष्यों का अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित कर लेते थे। क्या कह रहा है कि जब बच्चे बहुत हो जाते थे तो एक गुरु कितना पढ़ाएगा, तो जो बड़े बच्चे होते थे या जो और उनको ज्ञान भी अच्छी तरीके से, ज्ञान की प्राप्ति यानी कि उन्होंने पूरी शिक्षा ग्रहण कर ली अच्छी तरीके से, तो वो उनको पढ़ाने के लिए, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए वो चले जाते थे। मॉनिटर प्रणाली वास्तव में प्राचीन भारतीय शिक्षा का ही योगदान है, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ विद्यार्थी जो या तो गुरुपुत्र होते थे अथवा कोई योग्य वरिष्ठ विद्यार्थी छोटी कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, जैसा कि इसमें देखा आपने। बाद में मनु काल में जब चतुर्थ वर्ण व्यवस्था ने एक सामाजिक व्यवस्था का रूप ले लिया तो कोई भी ब्राह्मण पुत्र गुरु बनाया जाने लगा, चाहे वह विद्वान हो अथवा नहीं। देखा आपने कि हमारी संस्कृति में पहले ही ऐसा था कि जो योग्य व्यक्ति होता था वही गुरु का स्थान लेता था, चाहे वो उसका पुत्र हो अथवा वो किसी अलग मतलब जाति का हो, धर्म का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर उसमें ज्ञान है, अगर उसमें वो कैपेबिलिटी है तो ही वो गुरु बन सकता है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब ये चतुर्वर्ण यानी कि जो वर्ण व्यवस्था आपको चार पता ही है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये चार व्यवस्था जब आई उसके बाद ये ऐसा हो गया कि जो भैया ब्राह्मण का बेटा है तो वही ब्राह्मण बने, मतलब वही ज्ञान देगा। जो टीचर का बच्चा है वही टीचर बनेगा, जो राजा का बच्चा है वही राजा बनेगा। पहले नहीं था ऐसा। पहले ज्ञान को, पहले कैपेबिलिटी देखी जाती थी कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है वो काम करने के लिए। बट बाद में चीज़ें चेंज हो गई और उसके बाद फिर बनाया जाने लगा, चाहे वह विद्वान हो अथवा नहीं हो, गुरु है क्योंकि वो गुरु का बेटा है, चाहे उसमें नॉलेज हो चाहे ना हो। पिता अपने पुत्र को एक अध्यापक के रूप में प्रशिक्षित करने लगा और इस प्रकार अध्यापन मात्र ब्राह्मणों का व्यापारिक व्यवसाय बनकर रह गया था। अपने पुत्र को ही शिक्षित करते थे, चाहे वो उस शिक्षा को ग्रहण करने के लायक हो या नहीं हो। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। जितना भी अभी पूरा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी आधा चैप्टर ही खत्म हुआ है, आधा चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, क्योंकि अभी ऑलरेडी आपका ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया इंट्रोडक्शन देने की वजह से स्टार्टिंग में। तो नेक्स्ट क्लास में आपका एक कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग अगर आपको अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए होंगी NCERTs की या किसी भी तरीके की, या कुछ और भी अगर आपको इसमें चाहिए होगा या इंक्लूड करना होगा तो आप मुझे बताना। और अगर आपको एक ही दिन में पूरे चैप्टर्स की वीडियो चाहिए होगी या रेगुलर चाहिए होगी, जैसा भी आपको लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितना हो सके मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।